चलो शुरू करें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अब देखो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आगे पढ़ा था, क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब वी आर स्टडीइंग स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बात कर रहे हैं स्टेट्स के बारे में। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इतना पता है, सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। 11th में एक चैप्टर था दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमने गैसेस स्टेट पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, है ना। यस, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में जब पढ़ा था तो ये आपने फिगर पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर सॉलिड स्ट्रक्चर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, अगर सॉलिड को टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर मिला तो फिर धीरे धीरे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन रैंडम हो जाएंगे, मतलब लिक्विड बन गया। और उससे भी ज्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गया और ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो फ्री मूवमेंट हो जाएगा। तो फ्री मूवमेंट किस में होता है? गैसेस स्टेट में। और मूवमेंट हिंडर्ड किस में होता है? मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, बहुत कम मूव कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड। तो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं जिससे ये तीनों स्टेट डिफाइन होंगे। जैसे हमने 11 में गैसेस स्टेट जो पढ़ा था, तो गैसेस स्टेट में हमने ये बात करी थी कि गैस इजीली डिफ्यूज होता है। हाँ, फैलना, डिफ्यूजन। जैसे अभी ऋषभ आया होता और ऋषभ का पेट अगर खराब होता, समझ आएगा ना आपको, और ऋषभ ने ऐसा कुछ किया तो पूरा रूम है ना स्मेल, तो गैस क्या हो रहा है? घर में मैंने बोला था आगे जब पढ़ाया रूटीन, तब मैंने पढ़ा था पाव भाजी बन रहा है घर में, तो पाव भाजी का स्मेल इजीली फैलता है क्योंकि वो गैस है। तो गैस इजीली डिफ्यूज होता है क्योंकि पार्टिकल में स्पेस बहुत ज्यादा है और रैंडम मोमेंट है इसका, इसलिए तो ये गैस डिफ्यूज होता है। अच्छा, लिक्विड का प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। हाँ, लिक्विड फ्लो होता है, फ्लो होता है, ये इजीली फ्लो होता है, फ्लूइडिटी। और गैस का प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी? रिजिड। हाँ, सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड का मतलब समझे आप? रिजिड का मतलब ये ठोस, मतलब इसको मूव करना, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि पार्टिकल है ना, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पास में है, क्लोज पैक्ड है, इसलिए तो सॉलिड रिजिड होता है। लिक्विड फ्लो करता है, फ्लूइडिटी बोलेंगे इसको। और गैस क्या होता है? गैस में कौन सी प्रॉपर्टी? डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका डिफ्यूजन है, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और इसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। चलो, आपको समझ आ गया है। अब हम शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, कॉमन सेंस, पास में एटम से कॉम्प्रेस कैसे करेंगे? इसको इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। गैस को कॉम्प्रेस करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल पास में, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। The molecule, atoms or ions in solid are closely packed, means they are held together by strong forces and cannot move randomly. Movement random, attraction बहुत ज़्यादा है, random move नहीं कर सकता, बहुत सिंपल है। Thus solids have definite volume, shape, slow diffusion, low vapor pressure and possess unique property of being rigid, and they are called true solid. तो solid के दो टाइप हैं, true solid and pseudo solid. True solid मतलब जिनमें solid के प्रॉपर्टीज 100% फॉलो हो रहे हैं, जैसे रिजिडिटी, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, ये सब 100% जिसमें फॉलो होगा वो ट्रू सॉलिड। लाइक सॉल्ट, NaCl, KCl, शुगर, मेटल, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी ले लो। ऑन द अदर हैंड द सॉलिड व्हिच लूजेस शेप ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब अगर लंबे समय तक रखा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हिट करोगे तो मेल्ट हो जाता है, कोई भी प्लास्टिक है। और मेटल को मेल्ट करोगे थोड़ी मेल्ट होता है, रूम टेम्परेचर में मेल्ट। कभी घर में जो गैस है, जो टेम्परेचर हम घर में अचीव करते हैं, उससे मेल्ट नहीं हो सकता मेटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेटल क्या हुआ? ट्रू सॉलिड। और प्लास्टिक
हाँ मैं तो जाता हूँ, तो इसलिए लिखा है ऑन द अदर हैंड सॉलिड विच लूजेस शेप ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक रखोगे उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट एंड इजीली डिस्टॉर्टेड बाय इवन माइल्ड डिस्टॉर्शन फोर्स। प्लास्टिक का शेप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, तो डिस्टॉर्शन हो गया उसके अंदर। मेटल को हम इसे मोल्ड थोड़ी कर सकते हैं हाथ से, तो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो जिसको मोल्ड कर सकते हैं वो क्या है, ग्लास, पिच, ग्राउंड का जो पिच होता है वो तो चेंज होता रहता है। ठीक है, चलो सॉलिड का प्रॉपर्टी देखो, इनका मास डिफाइनाइट है, वॉल्यूम है, शेप है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, पास पास में होते हैं ये, फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यस लिखा है देखो, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। थोड़ा इमेजिन करो आप, अगर हमें सॉलिड को मूव करना है, कैसे मूव करेगा, एक साथ सब मूव करेंगे, वो भी थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ही वॉइड स्पेस है। देखो आप, ये स्पेस बहुत कम है बीच में, है ना, हाँ वाइब्रेट हो सकता है, हाँ इसमें तो फ्री मोमेंट है, ये तो ठीक ही है, डिफ्यूज हो रहा है ना, दे कैन ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन एंड दैट इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। डन। तो अगर मुझे सॉलिड कंपाउंड्स आर रिजिड तो आप इतना लिख देना, ये पॉइंट लिखोगे आप, 1, 2 और 3 पॉइंट लिखो। डन। परीक्षा आप थे इसमें कौन से टॉपिक में लिखे आप, क्लोज पैकिंग नहीं, डिफेक्ट में लिखा है, बाकी तो ये सब तो पढ़ा है। ठीक, डन। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आया 6 बजे, मैंने सोचा आज मैंने 6 PM तो नहीं लिख दिया ना मैसेज में। तो लेके भी आते हैं मेरे लिए, हैं? बोलते तो लेके आते, मैं बोलूँगा थोड़ी। चलो some solids like NaCl, sugar, sulfur, they have properties not only rigidity and incompressibility but also having typical geometrical forms. They are called crystalline solid. इसको हम बोलेंगे crystalline solid. तो इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रू सॉलिड है तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वो डिफाइंड होगा, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि सूडो सॉलिड जो है, ग्लास है, पिच है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में सब आ गया, पॉलीमर सब आ गए, उसका ज्योमेट्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना, उनका जो ऑर्डर होगा, पैकिंग का ऑर्डर, वो बहुत रैंडम होगा। और सॉलिड स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्स्टिट्यूट एटम है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, उनके जो लोकेशन होंगे वो फिक्स्ड लोकेशन होंगे। समझ आ रहा है दोस्तों? अभी मैंने लड्डू ऐसे ड्रॉ किए थे, अब आप सोचो ये तो 3 डायमेंशन में होता होगा, ये तो 3D में है, अब 3D में इसका मतलब इसके ऊपर भी होंगे, पीछे भी होंगे, सब जगह होंगे, है ना, इसके ऊपर भी ऐसे आइटम्स होंगे, ऐसे मतलब एग्जैक्ट ऊपर है ना, मैंने तो अभी ऐसे ड्रॉ कर दिया, वैसे वाइड स्पेस में भी हो सकते हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ इसके एग्जैक्ट ऊपर एटम्स है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा ना, क्यों बनेगा? तो एटम का लोकेशन कहाँ होगा, फिक्स्ड होगा। ट्रू सॉलिड में मतलब या तो यहाँ होगा, क्या है ये कॉर्नर है, या तो बीच में होगा, फेस के सेंटर में होगा, है, या तो बॉडी सेंटर में होगा। जबकि प्लास्टिक में क्या होगा, प्लास्टिक, पॉलीमर, ग्लास, पिच, उन सब में क्या होगा, रैंडम होगा। मतलब we can define the position of atoms, molecules और ion कि where they are located। हाँ, यहाँ पे लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि atoms are present at corner और face center और body center, वहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसका ज्योमेट्री डिफाइनाइट नहीं है, ऐसा लिखा है। Yes, in such solid there is defined arrangement of particle throughout the entire 3-dimension network of crystal in a long range order। और इसी 3-dimensional नेटवर्क को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस और स्पेस लैटिस। समझ आ गया आपको?
मैंने वॉल का एग्जांपल दिया था जब मैंने पढ़ाया, एक वॉल है तो वॉल में बड़ी बड़ी जो ब्रिक्स हैं उसका ऑर्डर कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आधी ब्रिक यूज करी है फिर पूरी ब्रिक हुई, ऐसा नहीं होगा। पूरे वॉल में पूरी ब्रिक्स यूज हुई और एज पे जो ब्रिक्स होंगे वो स्मॉल ब्रिक्स होंगे, उसका डायमेंशन, उसका जो ज्योमेट्री वो फिक्स नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है एंड करना, इसलिए तो बीच में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। तो ये क्रिस्टल लैटिस हुआ या स्पेस लैटिस हुआ। ऑन द अदर एंड सॉलिड्स सच एज ग्लास, रबर, प्लास्टिक हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब रबर जो है आप इसको ब्रेक कर सकते हो, आप इसको मोल्ड कर सकते हो। अगर मेटल जो है, मेटल को थोड़ी मोल्ड कर सकते हैं, तो मेटल क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ आया। और रबर सूडो सॉलिड, एमरफस बोले, क्या बोलेंगे उसको, एमरफस सॉलिड। यस, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे आर एमरफस सॉलिड। यस, तो क्रिस्टलाइन और एमरफस, ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो डिफाइनाइट है। What do we mean by definite geometry? क्या समझा मैंने भी आपको? The location of atoms, molecules और ion are definite. उनका लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, like at the corner और a face center और a body center कहाँ है, यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते। irregular shape है इसका। चलो, अगर इसको मेल्ट करेंगे मेटल को, तो एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होगा। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई मेटल को मेल्ट कर रहे हैं 1050 सेल्सियस पे, 1050 केल्विन पे, तो एक पॉइंट हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 80 to 100 केल्विन में मेल्ट हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, रेंज हुआ। 80 से स्टार्ट हुआ, 100 तक मेल्ट होगा। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होगा कि 1073 केल्विन पे मेल्ट हो जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल। चलो, अच्छा इसको कट करेंगे, मेटल को कट करेंगे, तो जो नया सरफेस आएगा वो प्लेन एंड स्मूथ होगा। और रबर को आप कट करो, रबर जो रब करते हैं, तो रफ सरफेस होगा। आगे वाला सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और जो नया सरफेस आएगा वो इरेगुलर सरफेस होगा। यस, चलो, हेट ऑफ फ्यूजन, दे आर डिफरेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक हेट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे डिफरेंट हेट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, आप एक चीज अब आपको समझ आ गया कि इसमें सब रेगुलरिटी है, इसमें इरेगुलर है सब, तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको ये, है ना। चलो फिर नेक्स्ट, दैट ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड लाइक ग्लास। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। अरेंजमेंट अभी हमने देखा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यहाँ पे शॉर्ट था। एग्जांपल NaCl, कोई भी सॉल्ट, मेटल, डायमंड, ये सब। यहाँ पे एग्जांपल हो गया रबर, प्लास्टिक, ग्लास। मैं एक एग्जांपल जनरली देता हूँ, पॉलीमर। यहाँ पे सॉल्ट हो गई, मेटल, मतलब मेटल के एग्जांपल हो गए यहाँ पे, गोल्ड, कॉपर, ये जो भी लिखे थे हमने, डायमंड, ये सब। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज क्रिस्टलाइन और एमरफॉस। सोचो, बेंजोइक एसिड इज क्रिस्टलाइन। यस, बेंजोइक एसिड मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ये। बेंजोइक एसिड में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे मतलब कोवेलेंट सॉलिड हुआ। कोवेलेंट सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने पूछा है पीवीसी, पीवीसी में पी है तो एमरफॉस, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। पी मतलब पॉली, पॉली लिखा है मतलब पॉलीमर, पॉलीमर मतलब एमरफॉस। समझ आया? चलो, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्वार्ट्ज, हाँ ये बहुत ही ट्रिकी एग्जांपल है, इसमें सब गलती करते हैं। क्वार्ट्ज लिखा है तो यहाँ लिखना है, और क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है तो यहाँ लिखना है। बोलो, नो डाउट? नहीं? चलो, एक पॉइंट और बाकी रह गया जो मैंने नहीं समझाया, ये है एनआइसोट्रॉपिक और ये है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, जो एमरफस का प्रॉपर्टी है। अच्छा, जनरली हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटल में सेम प्रॉपर्टी होंगी सभी डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें सब रेगुलरिटी नहीं, रेगुलर शेप है, रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट है, रेगुलर फ्यूजन एंथैल्पी है, ट्रू सॉलिड है ये,
तो इसमें रेगुलर होना चाहिए, बट नहीं है। इसमें आइसोट्रोपिक का मतलब, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं पता है कि रैंडमनेस हर एक डायरेक्शन में सेम है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हर एक डायरेक्शन में सेम है। कि अगर यहाँ पे रैंडमनेस जितना है, जैसे मैं ये वॉल को यहाँ से बाइसेक्ट कर दूं इधर से ऐसे फेस के डायगोनल से ऐसे, तो उस तरफ जितना रैंडमनेस है इस तरफ भी उतना रैंडमनेस होगा। तो रैंडमनेस पूरे क्रिस्टल में सेम है, पूरे सॉलिड में सेम है। दैट इज एमोर्फस। सो व्हाट इज आइसोट्रोपिक? सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सो यू रिमेंबर, सेम रैंडमनेस इन ऑल द स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर में सेम रैंडमनेस है, तो आइसोट्रोपिक। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन दैट इज एनिसोट्रोपिक। हाँ, जैसे कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, इसको मैं ऐसा बाइसेक्ट करते हैं और ये वॉल समझ लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स पूरे होंगे वो ब्रिक्स यहाँ भी पूरे ही होंगे, पर ऐसा जरूरी तो नहीं एंड पे जितने डायमेंशन के ब्रिक होंगे उतने डायमेंशन के ब्रिक उस एंड पे होंगे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इस तरह से समझना है इसको। नाउ व्हेन वी से प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, वो सब प्रॉपर्टी। तो वो सब अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे डिफरेंट होंगे और हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज आइसोट्रोपिक। क्लियर? गुजरात बोर्ड में ये मोस्ट टाइम में थ्योरी है, सबसे पहला थ्योरी बोर्ड का मोस्ट टाइम भी फर्स्ट। अच्छे से याद करना है, वैसे याद हो ही जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, खाली ये एक पॉइंट है जिसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। तो ये पहले लिख देना, पहला पॉइंट यही से स्टार्ट करना कि ट्रू सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड सोलिड सॉलिड्स आर एमorphous सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। चलो ठीक है, एमorphous सॉलिड को सूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं। एमorphous को सूडो सॉलिड बोल सकते हैं, हाँ लिखा तो यहाँ पे, सुपर कूल लिक्विड भी बोल सकते हैं इसको। यस, चलो इसको हमें क्लासिफाई करना है, तो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इसको हमें क्लासिफाई करना है। पॉलीयूरेथेन क्रिस्टल है एमorphous, क्यों? पॉली लिखा है तो पॉलीमर है, तो एमorphous है, ठीक। चलो नेफ्थलीन क्रिस्टलाइन है, क्योंकि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये था, ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन। बेंजोइक एसिड अभी हमें पढ़ा। टेफ्लॉन एमorphous है, क्योंकि टेफ्लॉन का दूसरा नाम था PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन। इसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथेन। P है पोटेशियम नाइट्रेट, क्रिस्टलाइन, KNO3 आयनिक है। सेलोफेन इज एमorphous, पॉलीमर है वो। अब ये पता होना चाहिए पॉलीमर कौन है, एक नाम अलग आया वो पता होना चाहिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ठीक ही है। फाइबर ग्लास, कॉपर मेटल है, डन है। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमorphous का स्टडी अब करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि उसमें रैंडमनेस ज्यादा है। इनफैक्ट वो सॉलिड ही तो कहाँ है, वो तो सुपर कूल लिक्विड है, तो क्यों स्टडी करेंगे हम? तो हम स्टडी करेंगे जो ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसका क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, उसमें कौन से टाइप का बॉन्डिंग है स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, बॉन्डिंग के लिए हमें पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इस तरफ कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इस तरफ कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, बीच में क्या है, डी और एफ है। चलो एस ब्लॉक में जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर हो गया ये? ग्रुप 1, ग्रुप 2, या फिर ऐसे भी कोई एलिमेंट आ जाए, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो फिर
वो ग्रुप 17 और 16 के साथ जो बॉन्ड बनाएगी वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। ग्रुप 1 2 तो है ही, पर डी ब्लॉक में अगर आप ग्रुप नंबर 12 और 13 की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे आयनिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक जिंक ग्रुप नंबर 12 में, ठीक है, तो जिंक आयनिक का एग्जाम्पल हो सकता है। किसके साथ कंबाइन होंगे ये सब? क्योंकि ये पॉजिटिव, तो किसके साथ कंबाइन होंगे? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? 17, फिर 16। तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? और वो सॉलिड को हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है एस ब्लॉक में, बीच में डी और एफ में, तो ये जो भी बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड बनाएंगे। मेटल में जो अट्रैक्शन है वो मेटेलिक सॉलिड है, बहुत सिंपल है, इजी। चलो फिर नेक्स्ट, उसके बाद है कोवेलेंट। कोवेलेंट कौन बनाएगा? ग्रुप नंबर 14। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप नंबर 14 में, तो ग्रुप नंबर 14 में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो कोवेलेंट सॉलिड होंगे। अच्छा, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ग्रुप नंबर 14? ग्रुप नंबर 14 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकते, गेन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते गेन और लूज? क्या रीजन है? एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कम एंथैल्पी की जरूरत है। m+2 भी पॉसिबल है, m+3 पॉसिबल है, बट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है? साइज क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन पास आके एकदम अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पॉसिबल नहीं है भाई, उतनी एनर्जी किसी के पास नहीं होती। तो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसीलिए ग्रुप 14 में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखेंगे 15, 16, 17 में भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। याद रहेगा? चलो, और लास्ट एक बाकी रहा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसके। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनफैक्ट ये हर एक टॉपिक 2 मार्क का थियरी है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। लेट्स गो। इस तरफ एस ब्लॉक है, मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर ये सब कंबाइन हो रहा है किसके साथ? 17, 16 के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो आयनिक सॉलिड है वो, याद कर लेना, बहुत सिंपल है। चलो, बीच में होगा डी और एफ। 3, 2, 12, ठीक है। तो मैंने बताया ग्रुप 12 वाले जो हैं, 11 और 12 वाले, वो कभी कभी आयनिक होते हैं, डिपेंड करता है कौन से। फिर तो मैंने एक बताया एग्जांपल जिंक का, जिंक ग्रुप नंबर 12 में। चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 13 से, 13, 14, 15, 16, 18। 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसमें 13 में बैंगन, आलू, गाजर, इनथैली। काशी गए सब पबजी खेलने, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखर। ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कॉल कर बाहर आएगी आंटी। इजी। तो ये जो है 16, 17 और ये जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे जनरली, आयनिक सॉलिड है। समझ आ गया? ये जो मैं टिक कर रहा हूं वो सब मेटलॉइड है। नहीं, बिस्मत नहीं। इस तरफ जाएंगे, एल ड्रॉ करना है, एक एल, दूसरा एल और तीसरा एल, ऐसे। ये सब क्या है? मेटलॉइड। क्या है? सेमीकंडक्टर, पढ़ा था हमने आगे चैप्टर में।
इस तरफ जो दिख रहे हैं आपको ये सब मेटल है और ये जो है सब नॉन मेटल। बहुत सिंपल। तो मेटल में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। बहुत सिंपल। तो ये कुछ भी लिखा है तो मेटेलिक बॉन्ड समझ लो आप। अच्छा इसका सेटिंग हो गया तो आयनिक बॉन्ड। और बीच में जो है वो सब भी क्या है? मेटल से तो है डी और एफ ब्लॉक, है ना? बोलो हाँ है ना? डन ना? और डी और एफ ब्लॉक में देखो ये नंबर याद करना है आपको। आपको याद करना है 21 से 30, 39 से 48, 57, देन 72 से 80। कितना एलिमेंट याद करना है? इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ और वीडियो शूट भी हो रहा है तो आप आराम से घर पे लिख सकते हो। 21 से 30। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। इजी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड। सब मेटल है। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये जरा निकम्मा बना मोहब्बत में तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज से चांदनी। ठीक है, याद हो जाएगा। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। सीडी मतलब कैडमियम। चलो, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। डन। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। इतने याद करना है। ये सब क्या है? मेटल। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड। आगे जो मैंने लिखे थे वो सब आयनिक बॉन्ड बना रहे थे। फिर ग्रुप 14 में तो आपको पता ही है कार्बन है, तो कार्बन का एग्जांपल है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके अलावा लास्ट क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो अब ये टेबल शुरू करते हैं। पहला आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आयन होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। इन दोनों में जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, याद रखना। Na+++1 को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी है वो कोवैलेंसी है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो वैलेंसी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि चार्ज है इसलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स होता है वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ऐसा नहीं पढ़ा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस। तो कोलम्बिक फोर्स है, आयन है इसलिए, चार्ज है इसलिए। एग्जाम्पल अब आपको समझ आ ही गए होंगे। Na ग्रुप 1 में, Cl70 में, माजी ग्रुप 2 में, ऑक्सीजन ग्रुप 16 में, ये 2 में है, ये 17 में है। ये देखो ये ग्रुप नंबर 12 में है, मैंने आपको बताया था अभी एक्सेप्शन। और ये सल्फर 16 में। हार्ड होते हैं, ब्रिटल है ये। इंसुलेटर याद रखना, अगर NaCl लिखा है सॉलिड तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट मॉल्टन मतलब वो सॉलिड को आपने लिक्विड बना दिया तो कंडक्ट होगा, या फिर उसमें पानी डाल दिया मतलब वो एक्वेस बन गया तो वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई। मॉल्टन का मतलब क्या है? मॉल्टन का मतलब है सिंपल, सॉलिड को मैंने लिक्विड बनाया, उसमें पानी नहीं है। मॉल्टन मतलब कोई भी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म ऐसा थोड़ी है लिक्विड मतलब पानी, ऐसा किसने बोला? NaCl सॉलिड। अच्छा, NaCl को ऐड करा मतलब NaCl क्या हो गया? लिक्विड, उसमें पानी नहीं है। अब मैंने पानी डाला तो फिर बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? दैट्स क्लियर। चलो, तो मॉल्टन जो है उसमें आयंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। और एक्वस में तो ऑब्वियसली आयन है, H+ OH- होगा तो कंडक्ट होगा ही। पर सॉलिड में NaCl कंबाइंड फॉर्म है, इसीलिए कंडक्ट नहीं कर रहा। चलो, तो आयनिक सॉलिड की बात हो गई। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट मतलब नेटवर्क।
ठीक है, इसमें एटम्स होंगे, कांस्टेंट यूनिट पार्टिकल, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने बता दिया एग्जांपल क्या लिखना है। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रुप नंबर 13 से भी लिख सकते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 में कहीं ना कहीं वैलेंसी क्या हुआ ग्रुप नंबर 13 का 3 हुआ ना। तो मैंने पहले ही बोला एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा टफ है, 3 लूज करना और टफ है, और 4 तो लूज होते ही है। तो इसीलिए 3 का एग्जांपल लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा है ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सब हार्ड है, डायमंड सॉफ्ट होगा, सॉरी ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, बाकी सब हार्ड है। इंसुलेटर है सब, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, कंडक्टर है, और उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे क्योंकि उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए। चलो नेक्स्ट इज मेटालिक बॉन्ड। मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बाहर के इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा जो अंदर है ना उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और वो कौन सा चार्ज बनाएंगे? देखो आप मानते हो मेटल जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मेरी बात सुनो, इसके पास जैसे कि सपोज 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने लूज किए, तो कितने बाकी रहे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा कहीं पे भी, उसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें और इसमें जो अट्रैक्शन है ना, इसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो बाहर का इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अंदर का इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज बनाएगा? तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। चलो मेटालिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखना है मैंने बता दिया, बीच के एग्जांपल लिखना है, DF वाले या फिर S वाले हो सकते हैं, क्योंकि S भी मेटल है, पर इंडिविजुअल होना चाहिए। आप ओनली N लिख सकते हो, NaCl लिखोगे तो फिर आयन लिखोगे ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो गया। चलो हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, ये सब आपने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में मेटल की प्रॉपर्टी में। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, इन मॉल्टन स्टेट। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करेंगे, fairly high melting point. Last is molecular solid. Molecular solid are of 3 types: non-polar, polar and H bond. सब में constant यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, नॉन पोलर मतलब जिसमें प्लस और माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा अट्रैक्शन है? लंडन फोर्स। और हाँ, लंडन फोर्स क्या होता है? जब कोई भी अट्रैक्शन ना हो कहीं पे भी, तो जो मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लंडन फोर्स है, जो नॉन पोलर में होता है। और जनरली ग्रुप नंबर 18 जो है, सलमन भाई, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसमें कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं। या फिर देखो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर CCl4 या फिर HH, कैसे प्लस माइनस लिखेंगे? दोनों एटम सेम है, II। CO2 का स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, सिमेट्रिकल, ऐसा है ना, सिमेट्रिकल है ये। CCl4 भी सिमेट्रिकल है। तो ये सब नॉन पोलर के एग्जांपल हो गए। चलो, सॉफ्ट है ये इंसुलेटर, और लो होगा ऑब्वियसली, अगर बॉन्डिंग है ही नहीं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेल्ट तो इजीली हो गया है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसका। पोलर मतलब जिसमें प्लस और माइनस चार्ज है, 2 चार्ज है, प्लस चार्ज, एक पोल दूसरा पोल, डायपोल इंटरेक्शन, H+Cl- S और O, S प्लस होगा, O माइनस होगा। सॉफ्ट है इंसुलेटर, लो। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें H बॉन्ड होगा। H बॉन्ड किसमें होता है? जिसमें H के साथ लोन पर कंटेनिंग एटम हो। तो H के साथ क्या होना चाहिए? N होना चाहिए, H के साथ O, H के साथ X। N और H क्या बनाएंगे? अमोनिया। H और O क्या बनाएंगे? पानी। HX क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है खाली? क्योंकि अमोनिया गैस है, अभी हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। HX लिक्विड है, अभी हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या लिखा है? H2। और H2 लिक्विड नहीं लिखा, आइस लिखा है, देखो समझ आ गया। बाकी अमोनिया में भी H बॉन्ड है और HX में भी H बॉन्ड है, समझ आ रहा है? गुड। हार्ड इंसुलेटर, लो। आपने पहला लेक्चर मिस किया था, पहला लेक्चर आपने मिस किया, तो आपको पहले आना था। कब? जब ये तो मैंने बाद में लिखा, पहले मैंने लड्डू ड्रॉ किए थे। आज कोई बात नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाके देख लेना, है ना? चलो,
तो ये बात हो गई। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर, क्योंकि पहला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। चलो जल्दी कम ऑन। लैटिस, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और 3D लैटिस क्या है? तो ये 3D लैटिस है। जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम जो है उसको मैं ऐसे बाइसेक्ट कर दूं तो 2 रूम हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो इसको मैं ऐसे बाइसेक्ट कर दे, यहाँ से ऐसे ऐसे वॉल कंस्ट्रक्ट कर दे तो 4 हो गए। फिर उसको ऐसे बाइसेक्ट कर दे ऐसे तो 8 हो गए। समझ आया? अब एक जो रूम बना उसको भी 8 में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर जो बना, अच्छा ओके, तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये रहा, ऐसे बनाएंगे, देखो इसको जो मैंने आपको समझाया। ये जो है इसको मैंने यहां से वैसे कर दिया, 2 रूम हो गए, एक आगे एक पीछे। फिर वापस से इसको डिवाइड कर दिया, 4 रूम हो गए। फिर वापस से इसको डिवाइड कर दिया, 8 हो गए। बहुत समझ आ गया? तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस और 3D लैटिस। और इनफैक्ट सॉलिड में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स के आयन्स होते हैं, उसको ज्वाइन करने से ऐसा कुछ बनता है। ये है, फिर मैंने यहाँ पे आयन रखा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब आयन्स होंगे, उसको हम ज्वाइन करेंगे ना तब ऐसा कुछ हमें दिखेगा, ऐसा कुछ। देखो यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ किए, इसको ज्वाइन करने से। और एक स्मॉलेस्ट क्यूब आपको दिख रहा है अंदर, स्मॉलेस्ट क्यूब दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिट शेल। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, क्योंकि उसको समझने से हमें पूरा क्रिस्टल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं समझना। इसीलिए हम स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्पेस लैटिस जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिट शेल। समझ आया? जैसे वो स्मॉलेस्ट क्यूब था एक वाला, वो ये है, समझ लो। तो इसको हम समझ सकते हैं इजीली, है ना? तो ये यूनिट शेल है। अगेन पढ़ लेते जल्दी, क्या लिखा है? स्पेस लैटिस इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब वहां पे क्या होगा? एटम होगा, आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल, showing how the particle are arranged at different sites in 3D view। ये बता रहा है 3D व्यू में पार्टिकल कैसे अरेंज हुए हैं। यस, एक पॉइंट जो है वो लैटिस पॉइंट है। तो 3-dimensional distribution of component particle in a crystal can be found by X-ray diffraction of different phases of a crystal। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला? एक्सरे से पता चला स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ। डन हो गया। स्पेस लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, 3D लैटिस क्या है, समझ आ गया आपको। आप इतना याद रखना, 3 डायमेंशन में जब सॉलिड स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट करते हैं तो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है वो स्पेस लैटिस है। और उसमें जो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, सिंपल स्ट्रक्चर, वो क्या है? यूनिट शेल। क्या है? और इससे पता चला कैसे दिखाइए। और ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, वो तो एटम्स होते हैं, उसको हम ज्वाइन करते हैं तब ये बनता है। समझ आ गया? दैट्स ग्रेट। तो अब देखते हैं यूनिट शेल क्या है। ये यूनिट शेल छोटा सा क्यूब जो है, जैसे ये वॉल है, इसमें एक जो ब्रिक है ना वो यूनिट शेल है, दूसरा ब्रिक यूनिट शेल, फिर यूनिट शेल, फिर यूनिट शेल, ऐसे बहुत सारे यूनिट शेल कंबाइन होंगे तो एक वॉल बन गया। मतलब ये वॉल क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, 3D लैटिस। इज दैट क्लियर? फिर ना एनसीईआरटी में बहुत टफ वर्ड्स लिखे। एनसीईआरटी में लिखा है मोटिफ। एनसीईआरटी में जब ये समझाया है तो टाइल का एग्जांपल लिया है। ये फ्लोर पे जो टाइल है, ठीक है, एक टाइल एक यूनिट शेल है, ऐसे ही हुआ ना। फिर पैटर्न देखो रिपीट हो रही है। एंड पे हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सेम होगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है एंड पे। बीच में जो है डायमेंशन वो फिक्स होगा। हाँ, एंड पे, एंड पे इस तरफ तो सही है, इस तरफ नहीं है। हाँ, इसमें भी ऐसा बोल सकते हैं। यस,
तो मोटिफ का मतलब एक जो अरेंजमेंट है वो, मतलब एक पॉइंट जो है वो, ये पॉइंट को हमने क्या बोला, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो उसको इसने क्या बोला, व्हाट इफ नहीं, मोटिफ। एक इंस्टा पर पेज है व्हाट इफ, ये मोटिफ है। मोटिफ का यही मतलब करना है कि वो एक लेटेस्ट पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है एटम का लोकेशन और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है तनिषा, गुड मॉर्निंग। आज नहीं है मैथ्स नहीं, कितने बजे? ये क्या है, मतलब मैसेज आएगा, जोरदार मैसेज में वादा करते हो आप लोग तो कैसा मैसेज, चलो आ जाओ, ऐसा मैसेज आता चलो आज 10 बजे आ जाओ। परीक्षा ऐसा बोल रही थी कि 10-15 को मैसेज आता है कि 10 बजे आ जाओ। चलो यूनिट सेल कैसे समझ आ गया आपको? हाँ, एक क्यूब सा जो क्यूब है वो यूनिट सेल है। डन। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो क्यूब है, इसीलिए लेंथ जो है वो सब सेम होंगे ना, सब लेंथ, हाइट देखो सब हाइट जो होंगे वो सबसे, क्यूब है इसलिए इसका वेट जो है, ब्रेथ जो है, जो सब सेम होगा ना, क्यूब है इसलिए। क्यूब नहीं होगा तो फिर अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं इसके। तो अभी इसको हमने बोल दिया है ए, ये जो डायमेंशन है दैट इज क्या बोल दिया इसको हमने, ए, ये ए, इसको मैंने बोल दिया बी, मतलब ये ए है, मतलब ये भी ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये बी है, मतलब ये बी हुआ, ऊपर बी, ये बी, और ये सी मतलब हाइट सी, तो ये सी, ये सब सी होगा। समझ आया आपको? अच्छा, ए और बी का एंगल जो है वो गामा है, बी और सी का एंगल, ए और सी का एंगल बीटा। चलो एंगल भी समझ आपको आ गया। यूनिट सेल को समझने के लिए ए बी सी अलग अलग लिया है, पर अगर मैं बोलूं आपको कि क्यूब है तो ए बी सी सब सेम होगा ना, तो सबको ये बोल सकता हूं। और क्यूब बोलेंगे तो एंगल भी 90 होगा, ये एंगल 90 है वाला, ये वाला एंगल भी, ये कोई भी एंगल ले लो आप, सब 90 होंगे। आगे बढ़े हम, लेट्स गो। तो यूनिट सेल के मेनली दो टाइप है, प्रिमिटिव और साइड प्रोडक्ट। मतलब यूनिट सेल ये शो करेगा हमें कि एटम्स का लोकेशन कहाँ होगा। तो प्रिमिटिव में एटम्स कहाँ होंगे, प्रिमिटिव लिखा है मतलब कि ये ऐसा ड्रॉ करेंगे यूनिट सेल और उसमें एटम्स बनाएंगे कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हुए। तो प्रिमिटिव मतलब एटम्स का लोकेशन कहाँ है, कॉर्नर पे, और एक एटम, एक कॉर्नर का एटम कितने यूनिट सेल में शेयर होता है, तो टोटल एक ही एटम हुआ। इसमें कोई डाउट मित्रों, आमा कोई डाउट है? बोलो, आपको डाउट है ना? नहीं 8 कॉर्नर हो गए, और ये 1/8 क्यों किया भाई? क्योंकि ये एक कॉर्नर है ना, ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे भी होगा, इस तरफ होगा, ऊपर होगा, नीचे सब जगह होगा। तो एक एटम ऐसे 8 क्यूब में ऊपर 4 नीचे 4 ऐसे 8 में शेयर होगा, क्योंकि इसके बगल में ऐसा है, इसके पीछे और उसके बाजू में 4 और इसके ऊपर 4, इसलिए जैसे ये कॉर्नर है तो कौन से 8 के शेयरिंग में हुआ ये कॉर्नर का एटम, बाजू वाला, फिर सामने बाजू वाले के बाजू वाला नहीं, मतलब इधर वाला, फिर ऊपर वाला,
तो 3 ही हुए, ए 1 2 3। हाँ तो मैं वही तो बोला उसके आगे वाला। उसके आगे वाला नहीं, उसके इस तरफ वाला हाँ और ऊपर 4। हाँ इसको ज्वाइन करके हाँ इसको ज्वाइन करके देख समझ आया, गुड। समझ। हाँ क्या कि 8 के शेयरिंग में है, हाँ कॉर्नर का एक एटम, 8 चलो डन। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पे, और शेयरिंग उसका 1/8 मतलब 1 आएगा। फिर सेंटर में 3 है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। एफ सी फेस सेंटर क्यूबिक, इसीलिए एफ सी सी। फेस सेंटर मतलब एटम्स कहाँ होंगे, फेस कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे। अच्छा फेस सेंटर कितने हैं, 6 फेस सेंटर 6 है, फेजेस 6 हैं। कॉर्नर तो ये फेज है, देखो ये फेज ऊपर वाला, छत है ये छत के बीच में एटम, नीचे इसके बीच में, इस तरफ पीछे और आगे। थोड़ा ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा बकवास ड्रॉ किया मैंने यूनिट शेल। समझ गए आप, इधर बीच में, सामने, उधर, इधर, ऊपर, नीचे, डन। तो 8 तो थे भाई, इधर तो है ही, तो उसका शेयरिंग तो वही हुआ 8 × 1/8 दैट इज 1। और 6 हैं फेस के सेंटर में, उसका शेयरिंग 2 हुआ, टोटल एटम 4 हुए। क्योंकि अगर बीच में यहाँ पे गोला है तो आधा इधर होगा और आधा उस यूनिट शेल में होगा, ठीक है। तो एफसीसी में Z कितना आएगा, Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स 4 आएंगे, ये Z है, प्रिमिटिव में Z 1 आएगा, क्लियर है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर कितने थे 8, एक कॉर्नर कितने के शेयरिंग में है, तो 8 × 1/8 कितना हुआ। बॉडी सेंटर मतलब बीच में है, अगर बीच में है तो एक वो हुआ और उसका एक पार्ट था टोटल, तो 1 + 1। तो बॉडी सेंटर में Z कितना हुआ, BCC, बॉडी सेंटर के बीच में 2 हुआ। चलो एंड सेंटर मतलब कॉर्नर्स प्लस एनी टू अपोजिट फेसेस। वेरी गुड, प्लस एनी 2 अपोजिट फेजेस। तो कॉर्नर मतलब 8 × 1/8 दैट इज 1, और 2 फेज ले लो अपोजिट फेजेस, तो 2 और 1 कितने के शेयरिंग में है, तो टोटल कितना हुआ। सर 2 हाँ 1 नहीं होगा। हाँ तो 1 हुआ, 2 × 1/2 दैट इज 1, तो 1 + 1 2 हुआ ना। अरे भाई कॉर्नर तो है ही, तो कॉर्नर मतलब 8 × 1/8, और एनी 2 फेजेस मतलब इस फेज पे है तो इस फेज पे होगा, तो 2 फेज हुए ना, और एक कितने के शेयरिंग में है, 1/2। हाँ तो 2 × 1/2 ना, 2 आइटम है। हाँ तो सर आपने 1/2 लिखा है इक्वल टू। अरे मैंने 1 + 1 2 ऐसे लिखा है, ये 2 लिखा है ऐसा, 1 + 1 2 ऐसे 1/2 नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे भी ऐसे लिखा है 1 और 3 4 ऐसा, 1/3 4 थोड़ी लिखा है, 3/4 नहीं लिखा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो मैं प्लस कर देता हूँ लोगों को। +4 बोलो, रेडी। चलो अब पूछते हैं, बोलो ओम, इसमें Z कितना आया प्रिमिटिव में, 1 Z कितना आया, 1 Z क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट शेल। इसमें Z कितना आया था, इसमें आया था 2 3 2 सॉरी हाँ 4। अरे भाई 8 × 1/8 सबके अंदर होगा, सबके अंदर एटम कॉर्नर पे है। इसमें बॉडी अरे सॉरी फेस सेंटर पे था, फेस 6 हैं और वो 2 के शेयरिंग है, ठीक है। इसमें एक बॉडी सेंटर में, इसमें 2 × 1/2 कैलकुलेशन। समझ आ गया, ठीक है। तो ये जो भी एग्जांपल लिए हैं इसमें हमने ऐसा समझा हुआ है कि सब क्यूब्स है, क्यूबिक यूनिट शेल है। समझ आ रहा है क्या, क्यूबिक मतलब जिसमें तीनों साइड सेम हो। सब साइड सेम होंगे, लेंथ सब सेम होंगे, एंगल सब अच्छा 90 होंगे। चलो ठीक है, अब ये देखते हैं। कॉर्नर 8 होते हैं, कोई डाउट इसमें, एडिस 12 होते हैं। एज मतलब ये 1 2 3 4,
5 6 7 8 मत गिनना, ये तो ऑलरेडी गिन लिया था हमने। ऐसे ऐसे गिनोगे तो टोटल कितने हो गए? 12 होंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायग्राम 4 होंगे। बॉडी डायग्राम मतलब ये पूरा बॉडी हुआ, ये पूरा यूनिट सेल हुआ, इसका डायग्राम वहाँ से लेके वहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3 और 4 ऐसे, ठीक है। चलो फिर नंबर ऑफ फेस 6 होंगे। फेस 6 1 2 3 4 5 6 फेस है। फिर बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, बीच में सेंटर, बॉडी का सेंटर पूरा एक ही होगा। और फेस डायग्राम, फेस कितने हैं? 6 तो डायग्राम 12 होंगे ना, ऐसे 1 2, समझ आ गया ना? चलो ठीक है, ये सब शो किया है कि ये बॉडी का सेंटर है। फिर ये देखो, ये जैसे एक यूनिट है, इसका फेस का सेंटर 2 में शेयर हो रहा है, देखो दिख रहा है, इस तरफ आधा इस तरफ आधा। बोलो फट आउट। अब थोड़ा मैथ्स देखते, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ये भी आप समझ लो पहले तो कि कॉर्नर का एक एटम 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में होता है उसका, इसका 1/8 पार्ट इसमें होगा, तो से 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 टोटल एक एटम बनेगा, ठीक है। फेस का एक एटम 2 में शेयर होगा। एज जो है वो 4 में कॉमन होती है, एक ये जो एज है वो 4 में कॉमन है, 1 2 3 4 में कॉमन है, ठीक। अ क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन, कॉमन सेंस, बीच में एटम है वो कहाँ कॉमन होगा, वो तो ठीक है इसमें ही है, इसमें थोड़ी है, उसका सेंटर अलग होगा। डन, ठीक है। चलो फिर ये मैथ समझना है, बट इस तरीके से नहीं, मेरे तरीके से। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है ये, ऐसा मुझे लग रहा है, तो हम समझते हैं मेरे तरीके से। लेट्स गो। ये यूनिट शेल ओ गंदा ड्रॉ हो गया, ये यूनिट शेल ओ बहुत गंदा ड्रॉ हो गया, ठीक ठाक ड्रॉ हुआ है, परफेक्शन तो 10-11 बन जाएंगे। ये है ऐसा यूनिट शेल, थोड़ा ज्यादा भी है। चलो अब सुनो, सुन रहे हो सब? सभी एजिस को हम ए बोल देंगे। डन। फेस डायगोनल को बी बोलेंगे। फेस डायगोनल क्या हो गया? एजिस कितने हैं? 12। फेस डायगोनल कितने हैं? है ना? कौन से 12? एक 6 फेज है, 12 डायगोनल होंगे, और एज तो 12 है ही। और बॉडी डायगोनल डॉबी बॉडी माय गॉड। और जरूरी था आजकल, ऐसे जरूरी नहीं था। बाकी मुझे तो हमारे को तो नींद लेता है मस्त 8 बजे तक, नहीं 10 बजे तक। चलो ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ ए बी और सी, तो आप समझो कि क्यूब है, वरना तो ए बी और सी अलग हो जाएगा ना, ये सब लेंथ ही अलग हो जाएंगे। अभी तो हमने सभी एजेस को ए बोल दिया, मतलब सभी लेंथ सेम है, फिर फेस के डायग्राम को बी बोला है और इसको सी बोला है, ठीक है। चलो तो अब बी और ए का रिलेशन होगा, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। बी स्क्वायर मतलब ये देखो फेस का डायग्राम बी स्क्वायर, पाइथागोरस बना, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू, रट्टा मार दो ये, बोलो डन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी इज इक्वल टू √2a, कोई डाउट नहीं। अब सी स्क्वायर करो, सी स्क्वायर मतलब बॉडी डायगोनल, वहां से लेके वहां तक कट मारना है, तो ये डायगोनल एक पूरा जो हुआ सी स्क्वायर, फेस का डायगोनल और ये एज, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने लिखा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज बेटा 2 + 1 3a स्क्वायर। सॉल्यूशन को बुलाएंगे c इज इक्वल टू √3।
अरे सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 2a स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर सो √3 समझ आ रहा है? तो बी क्या आया और सी क्या आया? और सपोज दैट एटम्स कॉर्नर पे हैं, अगर कॉर्नर पे है तो यहाँ एटम होगा बड़ा सा, यहाँ बड़ा सा एटम होगा। देखो इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, ए कितना हुआ? a इज इक्वल टू 2r। जब एटम्स ओनली कॉर्नर पे होंगे तब की बात है ये, याद करो ये सब। 1 2 3 याद होना चाहिए। जब मैं पूछूं a क्या है, यू से 2r, मैं बोलूंगा b, आपको बता दो 2a, c √3, क्या बोलना है? √3। चलो अब b कितने r के बराबर होगा? अगर मैं बोलूं आपको फेस के सेंटर में एक एटम है, मतलब फेस के सेंटर में एटम्स है 4r, इधर एक एटम है बड़ा सा फेस के सेंटर में, ये कॉर्नर और वो कॉर्नर इसको टच हो रहा है, तो इसका r, इसका 2r और उसका r, तो b इज इक्वल टू, बोलो को डाउट है आपको? देखो इधर बीच में बड़ा सा गोला है, इधर कॉर्नर पे, उधर कॉर्नर पे, ये कॉर्नर और ये फेस का सेंटर, ये सब एटम्स एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो उधर बड़ा सा एटम है, मतलब इसका पूरा डायमीटर होगा ना पूरा r 2r, उसका r, इसका r 2r, कितना हुआ? खोया खुला नहीं खुला सा। अच्छा b कितना हुआ? 4r, और c भी 4r होगा। c मतलब बॉडी डायगोनल, बॉडी के सेंटर में एक एटम है, उसका डायमीटर पूरा हुआ, वो कॉर्नर और वो कॉर्नर इसको टच हो रहा है, तो c इज इक्वल टू, बस इतना काफी, इतना याद होना चाहिए। बोलो फटाफट तो पूछो, टाइम देखना पड़ेगा, 7:10 पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है अभी हमें, अभी तो माधे भी नहीं पहुंचे। चलो a 2r होता है, b 4r होता है, c 4r होता है, b √2a और c, बोलो कोई कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है चलो गुड, लेट्स गो। अब ये दिमाग खराब करने वाली बातें हैं, देखो ये टेबल पूरा, यस। अब क्या किया सुनो, ए बी और सी चेंज कर दिया है। हाँ देखो ये ए डायमेंशन था, अभी हमने लिखा था, ये रहा ए, जूम नहीं हो रहा, ये ए है, ये बी और ये सी, तो अगर चेंज कर देंगे तो क्यूब भी नहीं रहा, फिर तो क्रिस्टल सिस्टम ही चेंज हो गई, है ना? ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी जिसमें क्रिस्टल सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। देखो ये एक मार्क का टेबल है गुजरात बोर्ड में, नीट है ये, और JEE है। तो क्यूबिक लिखा है मतलब ABC सेम, अल्फा बीटा गामा सब 90, पर वो कहाँ होगा? वो प्रिमिटिव में होगा, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में। मतलब क्यूबिक किस में पॉसिबल नहीं है? एंड सेंटर में पॉसिबल नहीं है। प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव मतलब क्या? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। चलो ऐसे टोटल 1 2 और 3 सिस्टम हुए। एग्जांपल रट्टा मारो, NaCl, ZnS, जिंक ब्लेंड, ZnS बोलते हैं, और कॉपर। इसमें ज्यादातर मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने समझा दिया, ABC सेम है और एंगल भी सेम है। देखो यार एंगल चेंज होगा ना, तो देखो ऐसा है 90, एंगल चेंज होगा तो पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसे हो जाएगा, देखो हिल गया या फिर ऐसा हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो अभी एंगल तो पहले 3 में कहीं चेंज नहीं हो रहा, देखो आप। फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में चेंज क्या हुआ? सी हाइट था, मतलब ऐसे चौड़ा हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। देखो ये रहा, ये टेट्रागोनल है, इसमें 2 पॉसिबल है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। देखो हाइट ओम हो गया ये तो,
बैठ जाता है इसलिए। तो तू है ना टेट्रागोनल ऐसे याद कर ले, ठीक है। ये क्यूब है, एबीसी से। मैं क्या हूँ बाद में देखते हैं। मैं तो ये हूँ हेक्सागोनल, बेंजीन, यस आई लव ऑर्गेनिक। चलो टेट्रागोनल, तो ओन तू टेट्रागोनल, ठीक है। तेरे लिए जो क्रिश है वो क्यूबिक है, डन। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में यही फर्क है, ए बी सी सेम था, अल्फा बीटा गामा 90 था, अल्फा बीटा गामा तो 90 है बट ए बी सेम है, सी सेम, सी चेंज कर दिया टेट्रागोनल। अब मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकता, फटाफट पढ़ लेता हूँ जल्दी से, रट्टा आपको मानना पड़ेगा, ये टेबल 1 मार्क का है गुजरात बोर्ड में। चलो अब देखो थर्ड सिस्टम आया, पहला था क्यूबिक, फिर है टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या चेंज किया, लेंथ ऑफ अनदर साइड इज चेंज, और एक साइड चेंज कर दिया, मतलब ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है, एंगल सेम है। देखो तो ए बी सी सेम, ए बी सेम, सी सेम नहीं है, ए बी सी कुछ सेम नहीं है, तो तीनों तीन याद हो जाएंगे एक साथ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक। चलो नेक्स्ट, फिर ये याद करो ट्राइक्लिनिक, जिसमें कुछ भी सेम नहीं है। देखा आपने, अल्फा बीटा गामा भी सेम नहीं है, ए बी सी भी सेम नहीं है, याद हो जाएगा इजीली। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं सबके। अच्छा, फिर इसके रेफरेंस से ये याद करो, क्यूबिक के रेफरेंस से ये याद करना है, क्यूबिक के रेफरेंस से ये याद करना है चौथा, क्योंकि चौथे और पहले में क्या फर्क है देखो अच्छे से। फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है देखो, एज लेंथ सेम है, खाली एंगल सेम नहीं है। तो अगर क्यूबिक के एंगल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। हेलो हेलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम याद करेंगे छठा वाला, जिसको हम कनेक्ट करेंगे 7th से, क्योंकि देखो 6 और 7 में एबीसी सेम नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 नहीं था, इसमें अल्फा गामा 90 बीटा 90 नहीं है। और फिर इसको आप याद करो सेकंड के साथ, क्योंकि दोनों में जो लेंथ के डायमेंशन है सेम है, और अल्फा बीटा भी सेम है, गामा 90 है, इसमें गामा 120 है, मतलब हेक्सागोनल, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ऐसा नीचे सेम, और इसको जोड़ना है फिर। चलो समझ आया कि नहीं आया? उसमें मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, ये टेबल याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे। ये रहे सब स्ट्रक्चर, इसमें से कुछ ड्रॉ नहीं करना बोर्ड के अंदर, पूछते नहीं है ये, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम को टच हो रहा है। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। डन? तो एक एटम कितने नेबरिंग एटम के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग कैपेसिटी मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब पूरे यूनिट सेल में जो एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई करी है वो, उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो जितना क्लोज पैकिंग होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि उतने वॉइड कम होंगे, और जितना दूर दूर पैकिंग होगा उतने वॉइड ज्यादा, मतलब कम एफिशिएंट हुआ वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, कंफर्म। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल Z अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, दैट इज LBH, बट ऑल आर सेम फॉर क्यूब AAA, दैट इज, तो V की जगह क्या लिखना है? हाँ, 1 2 और 3 डायमेंशन जो है A क्यूब कर देंगे। बोलो समझ आ गया आपको? अगेन पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी, एंड द स्पेस व्हिच इज लेफ्ट इज नोन एज वॉइड। उसको वॉइड बोलेंगे, ब्लैंक स्पेस जो है वो। अगर मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, टू द वॉल्यूम ऑफ a cube or a unit cell or a crystal, पूरे का वॉल्यूम, that is V मतलब A into E, that is A cube। बोलो समझ आ गई? तो याद रखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला, Z into 4/3 pi r cube अपॉन A cube और V, और कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल कितने हैं एक पार्टिकल के आसपास, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई डाउट तो पूछो नहीं? चलो फिर
अब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर प्रिमिटिव यूनिट शेल। प्रिमिटिव में एटम्स कहाँ होते हैं बेटा? कॉर्नर पे होते हैं, तो इधर कॉर्नर पे होगा, इधर होगा, इधर उधर सब होंगे। मैं 2 ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हुआ a r प्लस r 2r हुआ। चलो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। यहाँ पे a कितना आया? a आया 2r और z कितना लेंगे? 1। क्यों? प्रिमिटिव मतलब 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। ठीक है, चलो तो ये पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसमें z आया 1 इंटू, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब अपॉन a क्यूब मतलब 2r क्यूब मतलब 8r क्यूब। ये कैंसिल हो गया। क्या गड़बड़ करी और हमने? क्या बाकी रह गया लिखना? 4/3 मतलब ये 3 लिखना बाकी रह गया। तो 3.14 अपॉन 3 2 जा 6 इनटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 314/6, 6 5 जा 30, 6 2 जा एंड 6 3 जा। तो पैकिंग एफिशिएंसी इतना आया। तो इसके अलावा जो बाकी रहा वो क्या है? वॉइड स्पेस। कितना आया वॉइड स्पेस? 47.7। डन। तो ये कम एफिशिएंट हुआ क्योंकि इसमें बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करी एटम्स ने। चलो अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे एफसी से। सेकंड, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक। मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। इधर एटम है, फेस सेंटर पे है, और इधर है। देखो कि बी कितना हुआ? 4r हुआ। देखो r 2r एंड r कितना हुआ? अभी लिखा था वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए। और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू √2 आया था अभी। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 4r इज इक्वल टू √2a। हमें a फाइंड करना है तो a को सब्जेक्ट बनाओ। तो 4r बाय √2 इज इक्वल टू a हुआ। 4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2r अपॉन √2 तो है ही। √2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 2√2r। बोलो कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। देख लो, क्रिश देख रहा है, क्रिश देख रहा है आराम से। बायोलॉजी इसलिए मैथ्स में दिक्कत होती है। तनिषा ठीक है? पैकिंग एफिशिएंसी मतलब z इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू a क्यूब। z कितना लेंगे यहाँ पे? 4 लेना है। क्यों 4 लेना है बताओ? z 4 क्यों लेना है एफसीसी के लिए? हाँ तो क्या हुआ? 8 इंटू 1/1, 6 इंटू 1/2 3 प्लस 1 4। चलो ठीक है, z 4 ले लिया हमने। तो 4 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू a क्यूब मतलब इसका क्यूब। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू √2 दैट इज 2√2। बोलो क्लियर? तो बाकी क्या ना 3.14 अपॉन 3 इंटू √2, 3.14 अपॉन 3 इंटू 1.41 इंटू 100। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे कर दूं 314 अपॉन 3 इंटू 141 इंटू 100। इसको काटो क्या तो 141 2 हुआ। कितना हुआ? 282 और 314 में बाकी की तरह 18 और 14
14 14 20 32 320 आया। वापस से करोगे तो 2 से ही आएगा, वापस से करोगे 2 से ही आएगा, वापस से करोगे 2 से ही आएगा। तो ये फाइनल हो गया 2.2222 आएगा बाय 3 3 7 जा 21 1 2 3 4 जा कितना आया ये? 74 खत्म, डायरेक्ट हो गया, कैलसी की जरूरत नहीं है। पुट आउट, बहुत सिंपल है। तो मतलब ये ज्यादा एफिशिएंट हुआ। इसमें वॉइड स्पेस 26 आया, उसमें वॉइड स्पेस 47 आया था। अब बॉडी सेंटर थर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। देखो इधर बीच में होगा और इधर होगा। आर 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 कितना हुआ? तो C इज इक्वल टू 4R एंड C इज इक्वल टू √3A था, अभी मैंने प्रूव किया था। तो 4R इज इक्वल टू √3A, सो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z। BCC में Z कितना लेना है? गप्पे और बेटा, कॉर्नर था 8 into 1/8 और बॉडी सेंटर में 1 है, तो 8 into 1/8 1 हुआ और बॉडी सेंटर 1 2 ही हुए। तो Z2 लेंगे 2 into 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, मतलब 4 into 4 into 4 into r क्यूब अपॉन √3 तो 3 हो गया, 3 कट हो गया, 4 कट हो गया। बोलो जल्दी फटाफट। यस 3.14 into 1.73 ना अपॉन 8 into 100। कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो। नहीं पूछना, चलो इसको काट देते हैं। पहले ऐसा करते हैं 3.14 into 173/8। बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो भाई। 8 2s are 16 1 3 8 1s are कितना है? 5 50 मतलब 8 5s are 8 6 are 21.6 आएगी, फिर 2 बाकी रहा तो 8 2s are, फिर 4 बाकी रहा 8 5s are, तो 21.625 आया। चलो 21.6 into 3.14 करोगे तो इतना आएगा। कितना? अभी तो अपने को याद ही है ना भाई, थियरी है, थोड़ी चेंज होने वाला है, सम तो है नहीं है। चलो तो ये ज्यादा एफिशिएंट हुआ, पर एफसीसी जितना नहीं। एफसीसी में परसेंटेज सबसे ज्यादा आए थे। ओम कितने आए थे एफसीसी में परसेंटेज? 74। यस, इसमें और प्रिमिटिव में समझ आ गया? बोलो, कुछ बोलना है तो बोल दो, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्यों नहीं आए? ऋषभ, अच्छा चलो दोस्तों, ये सब पढ़ लिया हमने। देख लो, ये सब पढ़ लिया। सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, आर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो तो बाद में देख रहे हैं, और फिर परसेंटेज देखें। हाँ यार, तू तेरे को फोन करना चाहिए था ना, तू तो आएगी। आप करने वाले हो, और तेरे को ऐसा मैं तेरे को उठाऊंगा ऐसा। हाँ मैं ऐसा ही था। अब डेंसिटी फाइंड करना है कोई भी यूनिट सेल का, तो फॉर्मूला ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब इनटू Na। ठीक है, ये सब कैसे आया मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 स्टेप में आ गया, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमें पता है, मोहिनी बातें मत करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। डेंसिटी फाइंड करना है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो आपको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम को अभी हमने A क्यूब लिया था, मास को मैं मोलर मास ले लेता हूँ। यहाँ पे यूनिट सेल पढ़ रहे तो नंबर ऑफ एटम तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और कितने में? 1 मोल। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। देखो फॉर्मूला आ गया, Zm अपॉन A क्यूब इनटू। ये सब नाटक किए, नाटक करने की जरूरत नहीं है, कभी आज तक पूछा है नहीं है। आप यहाँ फोकस करो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू M अपॉन A क्यूब इनटू N।
Z into M upon A cube into Na। अच्छा दोस्तों जो Z है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट शेल है। M क्या है, मोलर मास है, मोलर मास दिया होगा, एटॉमिक मास दिया होगा। Z नंबर ऑफ एटम दिए नहीं होंगे, वो आपको बोला होगा प्रिमिटिव है तो 1 लेना है। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, क्यूबिक क्लोज पैक 4 ही लेना है, ठीक है। चलो Na बताइए, 6.02 एवोगैड्रो नंबर 6.0 to 10 to the power 23, और A जो है लेंथ ऑफ एज है जो पिकोमीटर में होगा 10 to the power -12 मीटर -10 सेंटीमीटर। तो ये हमने मीटर सेंटीमीटर में कर देना है, तो क्या फाइंड हो जाएगा, D और रो, दैट इज डेंसिटी। सर वो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, क्या बेटो, Zm अपॉन A क्यूब इनटू N है, ये दोनों सेम ही है। M को मैंने मोलर मास लिख दिया है, चिल ना तनी से यूनिट टू चिल। Zm अपॉन A क्यूब इनटू Na। अब अगर डेंसिटी है दोस्त, हेलो दोस्त, डेंसिटी है, A है, M है, तो Z फाइंड हो जाएगा। Z फाइंड हुआ तो उससे क्या पता चलेगा, कौन सा यूनिट शेल है वो पता चलेगा। अगर Z 1 आया तो कौन सा यूनिट शेल है, प्रिमिटिव। 2 आया तो, और 4 आया तो, समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अगर A फाइंड हुआ तो R फाइंड हो सकता है। अगर सिंपल नहीं, हर बार नहीं, सिंपल हुआ तो 2R, अगर फेस सेंटर हुआ तो नहीं बे, 2√2R करा था ना, और फेस सेंटर हुआ तो ये बॉडी सेंटर हुआ तो √3A upon 4। हाँ, √3/4, यस गुड। अरे ये रहा, क्यों कंफ्यूज हो आप लोग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर A फाइंड हो गया ना तो A/2 करेंगे तो R आएगा सिंपल के लिए, A इंटू √3/4 करेंगे तो R आएगा बॉडी सेंटर के लिए, A इंटू √2/4 करेंगे मतलब 2√2R करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2R इज इक्वल टू A था ना, मतलब A होगा तो क्या फाइंड हो जाएगा, रेडियस फाइंड होगा एटम। हाँ हाँ, तो डायमीटर हो जाएगा, डबल करेंगे तो, ठीक। चलो तो ये आपको समझ आ गया होगा। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अब है टॉपिक क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब कितने आइटम नेबर से टच हो रहे हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले वन डायमेंशन में ये एक आइटम आप देख रहे हो 2 के कांटेक्ट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2। समझ आ गया, इसको बोलेंगे लीनियर क्लोज पैकिंग, सीधा है हमारी जैसा। चलो अब 2D मतलब जैसे ये जो एटम है इसके एग्जैक्ट नीचे ऐसे एटम लिखे, उसके एग्जैक्ट नीचे ऐसे एटम्स लिखे, मतलब A अगर इसको हम बोल दें तो ये A हुआ, A इसमें एक एटम 4 को टच हो रहा है, देखो अच्छे से, ये एक एटम 1 2 3 4, इसको जोड़ो तो स्क्वायर बना, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये 4 को टच हो रहा है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो 2D में AA में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2D में AB में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो ये A पैटर्न हुआ, फिर बीच में वॉइड बन रहा है, उधर बीच में गोला रखा है, अभी आगे क्या किया था, इसके एग्जैक्ट नीचे गोला रखा था, अब थोड़ा इधर रखा है, इन दोनों के बीच में, समझ आ रहा है। तो ये A फिर B फिर A फिर B ऐसे रिपीट होगा, तो ये एक एटम 6 के कांटेक्ट में, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलो कोई डाउट है, कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ, 6। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में A में 4 A B में 6। अब 3 डायमेंशन में, अब पहले इधर ही समझ लो, फिर बाद में वो देखेंगे। इसको मैं 2 तरीके से 3D बना रहा हूँ, 2D का A 2 तरीके से 3D बनाएंगे। पहला, इसके एग्जैक्ट ऊपर एटम रख देंगे, और उस तरफ भी, नीचे भी, ऊपर नीचे सब जगह। तो ये एक 4 के कांटेक्ट में था, आगे एक ऊपर गोला होगा एक 5, और पीछे 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। समझ आ गया आपको। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इधर बीच में एटम रखेंगे, इधर बीच में ऐसे। तो देखो एक ये एटम ये 4 को टच कर रहा है, वापस से ये वाला जो एटम है पीछे वाला पैटर्न वो ऊपर आएगा, मतलब 4 1 4 1 4 1। तो एक 4 को पीछे 4 को आगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। समझ आ गया आपको। चलो फिर ये, हाँ नहीं समझ आया, हाँ। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। इसको 3D में कन्वर्ट करना, तो क्या कर रहे हैं, सुनो अच्छे से, हम यहाँ पे एटम्स रख रहे हैं, यहाँ पे ये रहा ऐसे,
तो देखा आपने कि जो वॉइड है वो थोड़ा कवर हुआ, पर वो तो हमें लगा कवर हुआ, इनफैक्ट कवर नहीं हुआ, ऊपर से नया वॉइड क्रिएट हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि देखो 1 2 3 के ऊपर चौथा 4 एटम से जो वॉइड बनता है उसको बोलते हैं। आप देखो इसको है ना, ये 3 है ना गोले, ऐसा समझो मेरे हाथ में एक दूसरा और तीसरा गोला, तो बीच में वॉइड होगा। मैंने ऊपर यहाँ एक गोला रख दिया, तो मैं यहाँ से देखूंगा दिखेगा वॉइड नहीं है, पर इनफैक्ट यहाँ से देखूंगा तो वॉइड तो है ना। हाँ, तो जो वॉइड है कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ आया? टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 3 और 1 4 से, याद रखना। तो अब ऐसे एटम्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। अब ये रखने से भी वॉइड तो रह गया ना कुछ तो वॉइड रह गया ना। तो ये जो पीछे वाला लेयर था जो आपको पिंक गोले लग रहे हैं वो ए लेयर है, उसके ऊपर ब्लैक दिख रहा है वो लेयर, फिर भी कुछ तो वॉइड रह गए। तो अब मैंने लेयर सी रखा। पहले 1 मिनट, पहले ये ए और बी लेयर समझ आया आपको? अच्छा, तो अब देखो आप मेरी बात सुनो, सुन रहे हो ना? हेलो? हाँ, ये एक जो था इधर, मैंने इधर एटम रखा, ये बड़ा सा एटम, बड़ा सा एटम, बड़ा सा एटम, हेलो? फिर इसको कवर करने के लिए एक एटम यहाँ रखा, इसको कवर ऐसा रखा, फिर इसको ऐसा रखा मैंने। हेलो? अब ध्यान देके सुनो, ये बीच का पिंक देखो खाली, 6 की कांटेक्ट में था, ऊपर 3 और पीछे भी 3, कोऑर्डिनेशन पर ट्रेवल हो गया। ये बीच का पिंक देखना है, 6 के कांटेक्ट में था, ऊपर 3 ब्लैक और उस तरफ भी 3 ब्लैक, क्योंकि लेयर ए बी ए बी ए बी, तो ए के पीछे बी, ए के आगे भी बी, बी के आगे ए बी, पर ए के पीछे भी बी होगा, आगे भी बी होगा, तो आगे 3 पीछे 3 6 और एक फेज में 6 12 हो गया। पर ये करने से भी कुछ वॉइड रह गए। देखा ये वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है ये? 3 और 3 से बनता है, 6 से बनता है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो उसको ढकने के लिए वापस लेयर सी रखा हमने। क्या रखा? अब सुनो, सुन रहे हो? एक 6 के कांटेक्ट में था, फिर आपको 1 2 और 3 दिख रहा है, सीधा ट्रायंगल दिख रहा है, फिर मैं ऐसे रखूंगा उल्टा ट्रायंगल ऐसे, तो ए बी सी लेयर बनेगा। तो ए के आगे बी, ए के पीछे सी। अब ए बी सी नहीं हो रहा, बोल रहा हूं ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, तो ए के आगे बी, ए के पीछे सी, तो आगे 3 पीछे 3 और उस फेज में 6 12, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चलो दोस्तों, ये रहा सब, ये सब बता दिया। हाँ, अब मैंने जो लेयर ए बी बनाया था ना, ए बी बनाया था ना, वो हेक्सागोनल है, और जो एबीसी बनाया था ना वो क्यूबिक क्लोज पैक है। एबीसी क्यूबिक क्लोज पैक है और ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैक है। चलो ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल आज बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें कौन से एलिमेंट में कौन सा पैकिंग है वो लिखा है यहाँ पे, कौन सा क्यूबिक बना रहा है वो, कौन सा यूनिट शेल है वो। तो लिथियम जो है उसमें ऐसे स्क्वायर कह देखो, मतलब फेस सेंटर होता है वो, ये नहीं सॉरी, ये जो डार्क कलर है वो फेस सेंटर है, ये सब फेस सेंटर है। ये कितने फेस सेंटर है, बाकी जो स्क्वायर है ऐसे ही जिसमें हाँ वो बॉडी सेंटर है, और जो ऐसे ड्रॉ करे वो हेक्सागोनल क्लोज पैक है। इतना याद करना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गुजरात बोर्ड के लिए करने की जरूरत नहीं है। चलो ये सम देखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m and n। पहले एक बात और याद रखो कि अगर नंबर ऑफ एटम्स कितने भी n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे। कितने होंगे? और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? n होंगे। याद रहा ये? अगर मैं बोल रहा हूँ FCC है तो FCC में Z कितना हुआ? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए? और ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद रहेगा ये? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से बनता है? 3 के ऊपर 1। और ऑक्टाहेड्रल हाँ, तो याद रखना टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन है नियरर टू द कॉर्नर। टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन है और ऑक्टाहेड्रल का लोकेशन है सेंटर में और एच के सेंटर में, और एच है 12
12 into 1/4 that is 3, 3 plus 1 4, है ना? तो इतना याद रखो आप ये सब छोड़ो, आप इतना खाली याद रखो ना कि नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं उससे टेट्राहेड्रल वर्ड डबल बनेंगे, ऑक्टल वर्ड थोड़ी बनेंगे। चलो देखते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M and N. द एलिमेंट M फॉर्म्स CCP, ये CCP बना रहा है, और M 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। N क्या बना रहा है? N क्या बना रहा है? N क्या बना रहा है? CCP। CCP मतलब FCC और CCP दोनों सेम है। तो FCC में कितने एटम थे? 4। तो CCP में कितने होंगे? और M जो है वो टेट्राहेड्रल मतलब 4 के डबल, टेट्राहेड्रल डबल होते हैं। तो 1/3 4 into 2, 4 4 कट हो गया। M कितना आया? ये 3 सामने मल्टीप्लाई कर दो, M2N इज आवर आंसर। पल्ले पढ़ाई M और N है, N CCP है, CCP और FCC सेम है, तो Z कितना हुआ? तो ये मैंने 4 लिख दिया। टेट्राहेड्रल मतलब ये जितने हैं उससे डबल होंगे, डबल मतलब 4 into 2, 4 4 कट हो गया। तो M क्या बाकी रहा? 2/3 और N 1, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कट हो गया, तो M2 ये N है, N 3। बोलो को डाउट? नेक्स्ट समझ आ गया? चलो तो ये यहाँ पे क्लोज पैकिंग खत्म हुआ। क्या खत्म किया हमने? क्लोज पैकिंग खत्म किया हमने। फिर पैकिंग कैपेसिटी खत्म हो गया। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, क्रिस्टलाइन एमोर्फोस सॉलिड। ठीक है ना? चलो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट। चलो डिफेक्ट का मतलब है कितना भी परफेक्शन हो जाए सॉलिड में, कहीं ना कहीं वॉइड स्पेस तो रह जाता है। वॉइड स्पेस रह जाएगा मतलब वहां पे क्या पैदा होगा? डिफेक्ट पैदा होगा। पहले आपको ये समझना जरूरी है क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अभी आपको बोला ना, कोई भी आप पैकिंग करो, 1 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन था, 3 डायमेंशन था, 2 टाइप के वॉइड तो रह जाएंगे, एक दूसरा। और उसमें भी क्या होता है, हमने जो गोले ड्रॉ किए थे ना उतने सब गोले प्रेजेंट वैसे जरूरी नहीं है। कुछ एटम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग होते हैं, तो वहां पे होल हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं वॉइड स्पेस बहुत ज्यादा हुई वहां पे, और इसकी वजह से सॉलिड स्ट्रक्चर में डिफेक्ट पैदा होता है। हम नहीं बोलते ये डिफेक्टिव पीस है। हाँ, तो हर एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो होता ही है। नर्स साइंटिस्ट ने बोला था कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टलाइन का एंट्रोपी 0 होता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे परफेक्ट सॉलिड सब्सटेंस का एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस 0 हो गया, मतलब 100% परफेक्ट हो गया। पर फिर नर्स ने ही बोला कैसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 100% कोई परफेक्ट हो। क्यों? कुछ ना कुछ तो अंदर से गायब होता है। हाँ, समझ आ रहा है क्या? वेरी गुड, यस, कुछ ना कुछ गायब होता है। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट 2 टाइप के, पॉइंट और लाइन। पॉइंट मतलब एक एटम गायब हो जाएगा। Point effect are the irregularity or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. एक एटम गायब हो जाएगा। लाइन मतलब पूरी लाइन गायब हो जाएगी, पूरी रो गायब है, that is line defect. Line defect are the irregularity or deviation from ideal arrangement in some rows of lattice point. AB देखो गायब हो गया B, 1 और 2 गायब हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट हुआ। और यहाँ पे देखना पूरी लाइन गायब हो जाएगी, वहाँ पे पूरी लाइन गायब हो जाएगी। डिफेक्ट इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
यहाँ पे देखो पूरी लाइन गायब होगी, लाइन इफेक्ट बहुत सिंपल है समझने में, एक पॉइंट गायब हुआ, पॉइंट इफेक्ट। क्वेश्चन में आंसर है यार, इसमें क्या समझाना, बहुत सिंपल है ये तो। चलो देखो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लाइन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में पॉइंट इफेक्ट है। चलो लाइन इफेक्ट में दो होते हैं, स्क्रूड इफेक्ट और एज डिसलोकेशन। देखो स्क्रूड इफेक्ट में देखो एक पूरा, एक दिख रहा है आपको, ये प्लेन पूरा गायब हो गया, ये समझ लो ये आपको दिख रहा है बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, और बिल्डिंग में से एक जो माला है ना पूरा, एक फ्लोर पूरा गायब हो गया। हेलो, इस तरफ का फ्लोर पूरा गायब हो गया, इसको स्क्रूड इफेक्ट डिसलोकेशन बोलेंगे। और एज डिसलोकेशन में ये रो, बीच वाला रो गायब हो गया, तो देखो ये थोड़ा ऐसे हो गया, वैसे सीधा होना चाहिए बट ऐसे हो गया, पर जरूरत है नहीं, लाइन इफेक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में। अब ये देखते हैं पॉइंट इफेक्ट। पॉइंट इफेक्ट में तीन है, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्री में वैकेंसी, वैकेंसी मतलब एटम्स थे, कुछ एटम्स गायब हो गए, देखो बीच वाला एटम गायब हो गया, तो वैकेंट पोजीशन आ गया। तो पहले एटम ज्यादा थे, फिर एटम कम हो गए, तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और यहाँ पे वैकेंट पोजीशन पैदा हो गया, तो डेंसिटी इसका कम हो जाएगा। और ये नॉन आयनिक शो करता है, कौन शो करता है? और वैकेंसी आयनिक में होगा तो उसको शॉर्ट की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक, चलो इंटरस्टिशियल मतलब अपने ओरिजिनल साइड से मिस हो जाएगा और वो अरेंज हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइड में। देखो ये अपने ओरिजिनल साइड से मिस हो गया और बीच में चला गया, इसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दिया और बीच में कहीं स्पेस था वहां चला गया, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता, क्यों? क्योंकि अंदर का अंदर ही है ना, ये तो पूरा बाहर चला गया, क्रिस्टल के बाहर चला गया ये तो, इसमें डेंसिटी डिक्रीज, इसमें डेंसिटी डिक्रीज होता है। एनी डाउट्स? ठीक है, फिर चलो अभी आगे हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने खाली इनिशियल बता दिया। फिर नॉन स्टोकियोमेट्री में दो, मेटल एक्सेस, मेटल एफिशिएंसी, और इम्प्योरिटी में दो, सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल। बट हमारे सिलेबस में दो नहीं है, हमारे सिलेबस में यही है खाली, इंटरस्टिशियल नहीं है। चलो स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, इम्प्योरिटी, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब देखा आपने, देखो एटम गायब हो गए अपने ओरिजिनल साइड से, और वहां पे रेड ये जो है वैकेंट पोजीशन है, और ये इनफैक्ट वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। क्या है ये? क्योंकि ये आयनिक में है, वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक में नहीं होता, वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक में होता है। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख सकते, पर वैकेंसी डिफेक्ट पूछते ही नहीं है। वैकेंसी में क्या पूछेंगे? कुछ नहीं पूछ सकते ना, गोले गायब हो गए अपने ओरिजिनल साइड से, खत्म, डेंसिटी डिक्रीज हो गया, इसीलिए शॉर्ट की पूछते हैं। शॉर्ट की में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि प्लस और माइनस का साइज सेम होगा, क्योंकि देखो अगर साइज डिफरेंट है तो अगर एटम गायब हो गया तो छोटे वाली साइड में चला जाएगा, पर साइज सेम है तो कैसे जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। एटम के साइज में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता, चेंज होता है पर थोड़ा ही चेंज होता है, मतलब प्लस और माइनस का साइज नियरली सेम होगा। एक प्लस गायब होगा तो एक, तो फिर क्रिस्टल कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पहले जितने प्लस थे उतने ही माइनस बाद में रहेंगे। एक प्लस गायब हुआ, एक माइनस गायब हुआ। चलो डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई, साइज में डिफरेंस नहीं होता। यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलो ठीक है। अच्छा ये कौन शो करता है? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे NaCl, NaBr, CsCl, ये सब शो करते हैं। AgBr, AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट की भी होता है और फ्रैंकल भी होता है, याद रखना। चलो देखो लिखा है NaCl, KCl, KBr, RbCl, CsCl, CsBr, AgBr। AgBr में शॉर्ट की भी होता है और फ्रैंकल भी होता है, बोलना मत। This defect is caused by absence of equal number of cation anion. जितने प्लस गायब होंगे उतने ही माइनस गायब होंगे। Equal number of anions and cations are missing. The observed density of crystal lower than expected. क्योंकि एटम गायब हो गए तो डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यस। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल में क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन से गायब हो गया और देखो कहीं और चला गया, क्रिस्टल के अंदर ही चला गया, तो इंटर डिसलोकेशन बोलेंगे, इसको फ्रैंकल बोलते हैं। ये होता है ZnS, AgCl, AgBr, AgI। देखा आपने AgBr में दोनों हो रहा है, लिखा है। Dislocation ions from lattice point to interstitial site takes place is called Frankel effect. चलो ये PDF इतना ही पढ़ना है, अब NCERT से रेड करेंगे।
एक और लेक्चर रखना पड़ेगा 1 घंटे का, तब जाके खत्म होगा ये। देखो इनपरफेक्शन इन सॉलिड, इसमें सबसे पहला है वैकेंसी और फिर इंटरस्टिशियल। इसमें मैं शॉर्ट की पढ़ रहा हूँ। शॉर्ट की फ्रैंकल बोर्ड में मोस्ट टाइम भी पूछेंगे, फटाफट रीड कर लेता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। शॉर्ट की में क्या पढ़ा हमने, आयनिक में होता है ये, फिर जितने प्लस गायब होंगे उतने माइनस गायब होंगे। देखो अब यहाँ पे ये देखो प्लस गायब है, ये देखो माइनस गायब है, ये देखो माइनस गायब है, ये देखो प्लस गायब है। देख नहीं रहा कहाँ कौन गायब है, ढूंढना पड़ेगा आपको, ये ड्रॉ करना है एग्जाम है, ध्यान रखना। तो शॉर्ट की में क्या याद रखा हमने, मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। इसमें कौन शो करता है, ये प्लस माइनस होना चाहिए। In order to maintain the neutrality, number of missing cation and anions are same. 2 पॉइंट हुए, आयनिक शो करता है, एक पॉइंट ये हुआ। नंबर ऑफ मिसिंग प्लस एंड माइनस आर सेम, 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट, डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, डेंसिटी डिक्रीज होता है, 3 पॉइंट हो गए। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे कि NaCl में 10⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयन होते हैं, उसमें 10⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं, मतलब 10⁻16 में एक पेयर मिलेगा आपको, ठीक है। पर ये फिगर याद करने की जरूरत है नहीं, थियरी में मत लिखना चलेगा। शॉर्ट की इफेक्ट ऐसे आयन शो करेंगे, आयनिक सब्सटेंस जिसमें कैटायन और एनायन का साइज कैसा होगा, ऑलमोस्ट, क्योंकि प्लस और माइनस का साइज सिमिलर होगा तभी होगा ना। अगर साइज में गैप होगा तो बीच में चला जाएगा, तो साइज सेम। चौथा पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट एग्जांपल, NaCl, KCl व्हाटएवर जो लिखा है सब, CaCl, AgBr। AgBr में दोनों होता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों। कितने पॉइंट हुए, 5 पॉइंट याद हो गए। आयनिक सॉलिड शो करता है, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायन, साइज ऑफ कैटायन एनायन सेम है, फिर एक क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गए जो गायब होंगे एटम, और इसकी वजह से डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि प्लस और माइनस गायब हो रहे हैं क्रिस्टल से, इसलिए। एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, CaCl, AgBr। AgBr विल शो शॉर्ट की एज वेल एज 5 पॉइंट हो गए, खत्म। बहुत मोस्ट टाइम की थियरी, एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा थियरी है फ्रैंकल इफेक्ट। चलो फ्रैंकल में क्या होगा, एक प्लस, देखो यहाँ पे पहले फिगर देख लो, फिगर ही है इसका, देखो प्लस है ना, अपने ओरिजिनल साइड से मिस हो गया और कहाँ चला गया, बीच में, देखो बीच में चला गया, ये अपने ओरिजिनल साइड से हट गया। ये तभी होगा जब प्लस और माइनस के साइज में बड़ा वेरिएशन होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड, और वो कहाँ जाएगा, शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल साइड पे। कहाँ जाएगा, क्रिस्टल से गायब नहीं होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज होगा नहीं, यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी इंक्रीज होगा ऊपर से। मतलब छोटे स्पेस में जब 4 गोले थे अब 5 गोले आ गए, तो यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी इंक्रीज होगा। चलो इसमें क्या लिखा है फटाफट पढ़ लेता हूँ। ये आयनिक सॉलिड शो करते हैं, द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल साइड। यूजुअली पॉजिटिव आयन अपने ओरिजिनल साइड से हट जाएगा और इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा। जहां से हटेगा वहां पे वैकेंसी पैदा करेगा, और जहां पे जाएगा वहां पे इंटरस्टिशियल इफेक्ट पैदा करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। जब लार्ज डिफरेंस होगा साइज में तब ये शो होगा। एग्जांपल ZnS, AgCl, AgBr, AgI। AgBr ऐसा एग्जांपल है जिसमें शॉर्ट की भी होगा और क्लियर है। मोस्ट टाइम पे थ्योरी याद रखना, बोर्ड में पूछेंगे ही, गुजरात बोर्ड में तो खास पूछेंगे ही। इम्प्योरिटी में देखो, ये NaCl के अंदर SrCl2 डाला, NaCl में Na का चार्ज प्लस है, SrCl2 इम्प्योरिटी है, SrCl2 में Sr का चार्ज क्या है, तो 2 Na+ मिलेंगे तब +2 चार्ज होगा ना, तो 2 Na+ गायब होंगे तो एक Sr आएगा, तो एक Na की जगह पे Sr आ गया, दूसरा Na का जगह वैकेंट रहा। एक 2 Na गायब हुए ना, तो एक Na की जगह पे तो स्ट्रॉन्शियम आ गया, दूसरा Na का पोजीशन वैकेंट रहेगा। तो जितना आप SrCl2 डालोगे उतने वैकेंट पोजीशन रहेंगे, क्योंकि एक Na का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा Na का पोजीशन तो वैकेंट ही रहेगा। तो इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं।
if molten NaCl containing little amount of SrCl2 is crystallized, some sides of Na is occupied by SR. कुछ Na के साइड SR ऑक्यूपाई कर लेगा. Each SR+2 replaces 2 Na+. एक SR 2 Na को रिप्लेस करेगा. वो क्या करता है, एक साइड ऑक्यूपाई करता है और दूसरा साइड वैकेंट रहेगा, है ना. The cationic vacancy thus produced are equal to number of SR+2 ion. दूसरा एग्जांपल है कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का, CdCl to AgCl. ये भी इम्प्यूरिटी इफेक्ट के एग्जांपल है. चलो दोस्तों नेक्स्ट. अब मेरा जो